मानिए कि ये आपकी खुद की एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पर अपनी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करने के लिए आप किसी तरह की फेंसिंग नहीं करा सकते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करा सकते हैं, ना ही किसी को निकाल सकते हैं वहां से। इस कंडीशन में क्या आप अपनी प्रॉपर्टी को प्रॉपरली एंजॉय कर पा रहे हैं? सो हे एवरीबॉडी, आई एम एडवोकेट शालिनी राजपूत एंड यू आर वाचिंग लॉ एडमिनिस्ट्रेशन की। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 रिट्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के बारे में, मेनली आर्टिकल 32 और 26 के बारे में विद इंपॉर्टेंट केस लॉस। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रिट्स का क्या मतलब है। देखिए, हमें तरह तरह के राइट्स मिले हुए हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू डिग्निटी, राइट टू लाइफ। पर मेरे बिल्कुल इसी एग्जाम्पल की तरह जब तक हम हमारे राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं होंगे तो हमारे राइट्स का कोई मतलब नहीं होता है। सिंपल भाषा में कहे जाए तो जब भी हम कोई ज्वेलरी खरीदते हैं, सबसे पहले उसके सेफ कीपिंग के बारे में हम सोच लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारे फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शंस के लिए, उनके सेफगार्ड्स के लिए हमारे पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मिले हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली 4 जगह बात करी गई है। सबसे पहले आर्टिकल 13 में जो जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है। इसके बाद आर्टिकल 359 में जो कहता है कि इमरजेंसी के अलावा बाकी किसी भी सिचुएशन में फंडामेंटल राइट्स को आप कर्टेल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बात करता है आर्टिकल 32 और 226 में, जिसके बारे में आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे। पर इससे पहले इन 2 आर्टिकल्स की हम बारे में बात करें, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वो जो बेल आइकन है ना, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले हर वीडियो के बारे में अपडेट मिलती रहे, करंट अफेयर्स के बारे में अपडेट मिलती रहे, लीगल न्यूज़ के बारे में अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेट करता है, वो एक्सटेंड होता है आर्टिकल 12 to 35। इसका मतलब हमारा जो आर्टिकल 32 है, जो कि फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है, वो खुद एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 32 मेनली 2 तरह के राइट्स और पावर्स की बात करता है। सबसे पहले वो ये कहता है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो डायरेक्टली आर्टिकल 32 को यूज कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। दूसरे हाथ में आर्टिकल 32 ये पावर देता है कि वो फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन करने के लिए 5 तरह के रिट इशू कर सकता है। आर्टिकल 32 को इसी फीचर की वजह से सुप्रीम कोर्ट का फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर और गारंटर माना गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तो इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। रिट्स इशू करने की जो पावर आर्टिकल 32 में दी गई है, एग्जैक्टली सेम वही पावर आर्टिकल 226 में भी दी गई है। इस आर्टिकल को यूज करके आप हाई कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो इन 2 आर्टिकल्स के अंदर आपको ये पावर मिली हुई है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी कंट्री के हाईएस्ट कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। और अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले आप हाई कोर्ट जाए और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाए, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। पर अगर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप हाई कोर्ट के पास क्यों नहीं गए। आर्टिकल 32 और 226 दोनों ही रिट्स इशू कर सकते हैं, पर इन दोनों में ही 2 मेजर डिफरेंसेस हैं। आर्टिकल 32 के अंदर जो रिट्स इशू करने की पावर है, वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए है। वहीं आर्टिकल 226 के अंदर फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ एनी अदर पर्पसेस जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, इनके डिसीजन के अगेंस्ट भी आप रिट इशू करा सकते हैं। दूसरा डिफरेंस इनका ये है कि क्योंकि आर्टिकल 32 पार्ट 3 ऑफ द में फॉल करता है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है और ये एक फंडामेंटल राइट्स भी है, वहीं आर्टिकल 226 जो एक रेमेडी है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। अब शुरू करते हैं हमारे मेन टॉपिक के साथ। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें 5 रिट्स दी गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन कौन सी है वो? पहली हेबिस कॉर्पस, दूसरी मेंडेमिस, तीसरी सर्चरारी, चौथी प्रोहिबिटो और 5वीं है वो है क्वो वारंटो। ये 5 ही लैटिन टर्म्स हैं। तो जैसे कि हम समझ चुके हैं कि जो रिट का मतलब होता है वो है एक तरह की रेमेडी। तो रिट्स को क्लासिफाई किया गया है 5 हेड्स की तरफ से। तो जो सबसे पहला हमारा रिट है वो है हेबिस कॉर्पस। इसका मतलब होता है टू हैव अ बॉडी, टू प्रोड्यूस अ बॉडी। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा यूज करने वाला रिट है। देखिए, अगर कोई भी पर्सन या इंडिविजुअल है जिसको स्टेट ने इलीगली डिटेन कराया हुआ है, तो वो इंसान खुद या उसके रिलेटिव, उसके या फ्रेंड्स या ये रिट्स इशू करके, जो कि है रिट ऑफ हेबिस कॉर्पस, यूज कर सकते हैं उस पर्सन को रिलीज कराने के लिए। तो जब भी ये रिट यूज करी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वो अथॉरिटी से पूछते हैं कि आपने उस पर्सन को
आपने डिटेन क्यों किया गया था, किस अथॉरिटी से किया था। अगर वो वजह अनरीजनेबल लगती है तो उस इंसान को डिटेंशन खत्म हो जाती है और उसे इमीडिएटली रिलीज किया जाता है। पर इन 4 कंडीशन में रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस यूज नहीं कर सकते हैं। कहाँ पे नहीं कर सकते हैं? जहाँ पे डिटेंशन लॉफुल हो या कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, डिटेंशन इन आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट हो, या डिटेंशन इज बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट हो। इन 4 कंडीशंस में आप लॉ ऑफ हेबियस कॉर्पस यूज नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक केस लॉ की, जो कि है रुद्र शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या हुआ था कि एक इंसान को ऑलरेडी अपनी सजा कंप्लीट कर चुका था और उससे एक्स्ट्रा 14 सालों के लिए जेल में रखा गया। तो इसके बाद रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस यूज किया गया और उस इंसान को इमीडिएटली रिलीज किया गया। साथ ही साथ एग्जाम्पलरी डैमेजेस अवार्ड करे गए। तो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस एक ऐसे इंसान को रिलीज कराने के लिए है जिसको अपनी पर्सन को जो कि इलीगली डिटेन किया गया है किसी अथॉरिटी के थ्रू। हमारा दूसरा रिट है रिट ऑफ मैंडेमस। इसका मतलब होता है कि वी कमांड। ये कहता है कि ये एक तरह की कमांड है जो कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी, यूनिवर्सिटी, ट्राइब्यूनल्स किसी पर भी लग सकता है। इन्हें अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए हम इन्हें कह सकते हैं। तो इस रिट के थ्रू आप किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को उसकी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कह सकते हैं। इस केस को समझते हैं इस रिट को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए एक केस लॉ की तरह समझते हैं। केस लॉ है गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल। इस केस में क्या होता है कि जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है उसने लोटस होटल्स के एक साथ एक एग्रीमेंट किया होता है, ये कहते हुए कि इसके जो फंड्स हैं हम रिलीज करेंगे ताकि आप अपने कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कर सके। बाद में क्या होता है कि वो फंड्स रिलीज नहीं करते हैं तो लोटस होटल्स पहुंच जाते हैं गुजरात हाईकोर्ट के पास। गुजरात हाईकोर्ट रिट ऑफ मैंडेमस इशू करता है और ये कहता है कि अथॉरिटी को जो पब्लिक ड्यूटी है उसने जो वादा किया है वो परफॉर्म करना पड़ेगा। इस रिट को अप्लाई करने के लिए एक कंडीशन है कि देयर शुड बी अ पब्लिक ड्यूटी। ओके, सो अब आते हैं हमारी नेक्स्ट रिट पे। हमारी थर्ड रिट है रिट ऑफ सर्शरारी, जिसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड। इस रिट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को कमांड दे सकते हैं कि वो अपने रिकॉर्ड्स इन्हें सबमिट करें रिव्यू करने के लिए। रिव्यू में ये देखा जाता है कि कहीं लोअर कोर्ट्स के जजमेंट इलीगल तो नहीं है। अब इनकी जजमेंट्स इलीगल कब कब हो सकती हैं ये जानते हैं। अगर एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन हो या लैक ऑफ जुरिसडिक्शन हो या जुरिसडिक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो या नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल का वायलेशन हो, इनके जजमेंट्स इलीगल पाए जाते हैं तो उन्हें क्वैश कर दिया जाता है, मतलब उन्हें खत्म कर दिया जाता है। उन जजमेंट्स का कोई भी मान्यता नहीं रह जाती है। इन 2 केसेस के एक बार हम देख लेते हैं। पहला केस है जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा इन 2 केसेस को पढ़ने के बाद। पहला केस है गुल्लापल्ली नागेश्वर राव वर्सेस APSRCTC। दूसरा केस है ए की कृपालक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दोनों ही केसेस को बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है और ये दोनों ही केसेस रिलेट करते हैं रिट्स ऑफ सर्शरारी से। इन दोनों ही केसेस में रिट ऑफ सर्शरारी अप्लाई किया गया था और इनके जो लोअर कोर्ट्स के जजमेंट थे उन्हें इलीगल माना गया था। हमारी फोर्थ रिट है प्रोहिबिशन। क्या आपको पता है प्रोहिबिशन और सर्शरारी में बहुत ही कम डिफरेंस है? आपने ये स्टेटमेंट तो सुना ही होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जैसे प्रिवेंशन एंड क्योर में डिफरेंस है, बिल्कुल उसी तरह प्रोहिबिशन एंड सर्शरारी में डिफरेंस है। अगर आपको इनका डिफरेंस याद करना है तो प्रिवेंशन के P से प्रोहिबिशन एंड C से सर्शरारी याद कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने जाना कि अगर कोई जजमेंट अनाउंस हो गया है और वो इलीगल है तो उसको क्वैश करने के लिए, उस गलती को क्योर करने के लिए आप रिट ऑफ सर्शरारी यूज करते हैं। वहीं पर जजमेंट अनाउंस करने से पहले या गलती होने से पहले ही अगर आप रोक देना चाहते हैं, अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं तो आप रिट ऑफ प्रोहिबिशन यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है टू फॉरबिड। तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन आप कब यूज कर सकते हैं? जब तक लोअर कोर्ट्स ने अभी तक कोई अपनी जजमेंट अनाउंस नहीं कर दी है। जैसे ही वो जजमेंट सुना देते हैं तो और वो इलीगल हो जाती है तो आप सर्शरारी यूज कर सकते हैं। हमारे 5 रिट को हम बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, मैं ये एक सेफली एज्यूम कर सकती हूँ। आपने उस कॉलेज का एंट्रेंस एलिजिबिलिटी, चाहे वो 12th पास करना हो या मिनिमम मार्क्स लाना हो या एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना हो, उसका एंट्रेंस एलिजिबिलिटी को आपने क्वालिफाई किया ही होगा। अगर ये पता चलता है कि आपने एंट्रेंस एलिजिबिलिटी ही क्वालिफाई नहीं करा है तो आपको कॉलेज से हटा सकते हैं। बिल्कुल यही प्रिंसिपल फॉलो करता है क्वो वारंटो, जिसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी।
इस रिट से कोर्ट्स किसी भी पब्लिक ऑफिसर से ये पूछते हैं कि आपने ये जो पब्लिक ऑफिस है ये किस अथॉरिटी से एज्यूम किया हुआ है। अगर उनका टाइटल डिफेक्टिव होता है तो उनको उस पब्लिक ऑफिस को छोड़ना पड़ता है। तो ये थे आपके 5 रिट। इन पांचों ही रिट्स में सिर्फ क्वो वारंटो ही एक ऐसी रिट है जो कि जो कि कोई भी फाइल कर सकता है, मतलब कि इवन अ स्ट्रेंजर कैन फाइल अ रिट ऑफ क्वो वारंटो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड और भी वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको अपडेट मिलता रहे। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। टिल देन कीप वॉचिंग लॉ एडमिनिस्ट्रेशन। बाय।